नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कन्नौज रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर है। डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हो गई है। अब आरोपी नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इस बात की जानकारी पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने दी है। डीएनए जांच की रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई है। बता दें कि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने नवाब सिंह को रात में ही गिरफ्तार किया था। शुरुआती तौर पर यह बात सामने आई थी कि रेप की कोशिश की गई थी। बाद में जब पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया तब उसने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद नवाब सिंह का डीएनए सैंपल लिया गया, साथ ही पीड़िता का भी डीएनए सैंपल लिया गया और अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था। इसका मतलब यह है कि नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस मामले में बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। क्या कहा गया बीजेपी की तरफ से, दिखाते हैं आपको। आज तो स्पष्ट हो गया कि चाहे कोलकाता हो, चाहे केरल हो या चाहे कन्नौज हो, इंडी अलायंस का केवल एक ही उद्देश्य है, बेटी को न्याय मत दिलाओ, बलात्कारी बचाओ और सत्य की आवाज दबाओ। कन्नौज के मामले में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने खुलकर नवाब यादव का समर्थन किया, जूही सिंह ने कहा कि बेटी का नार्को टेस्ट हो, बेटी का डीएनए टेस्ट हो, क्यों गई थी वो नौकरी मांगने के लिए, और आज डीएनए टेस्ट होने के बाद पता चल रहा है कि नवाब यादव ने ही बेटी के साथ जघन्य अपराध किया था। जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी उसको अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मोहित खान है जिसने अयोध्या की एक नाबालिग बेटी के साथ जो बलात्कार किया है और गर्भ ठहराया है, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का जो पुराना स्टैंड रहा है कि बलात्कारियों को कहते थे लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, अब डीएनए टेस्ट मैच हो जाने के बाद क्या श्रीमान अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? सीएम योगी मुरादाबाद में पुलिस अकादमी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी में डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। आज यूपी पुलिस को 74 नए डिप्टी एसपी मिल गए। सीएम योगी ने इस दौरान स्मार्ट पुलिसिंग की भी बात कही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट पुलिसिंग की एक अवधारणा दी है। ये स्मार्ट पुलिसिंग जो स्ट्रिक्ट भी हो लेकिन उतनी ही सेंसिटिव भी, मॉडर्न हो लेकिन उतना ही मोबाइल भी, अलर्ट हो लेकिन अपने कार्य के प्रति उतना ही अकाउंटेबल भी हो, रिलायबल भी हो लेकिन रिस्पॉन्सिव भी हो, टेक्नो सेवी एंड ट्रेंड हो। यह सूत्र हमें कानून परिवर्तन के भविष्य के लिए निरंतर और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। हम सब जानते हैं, जांच एवं दंड के पुराने तरीकों से आगे निकलकर आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक और साक्ष्य का उपयोग करना न केवल न्याय की दृष्टि से बेहतर है, अपितु इस प्रक्रिया से जांच में होने वाले अनावश्यक व्यय व श्रम को भी कम किया जा सकता है। इसी के दृष्टिगत लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना भी की गई है। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। कुछ लोग नकाब पहनकर घूम रहे हैं। कोई भी जाति धर्म देश से बड़ा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कारनामे कौन नहीं जानता है। देश की कीमत पर विपक्ष की राजनीति होती है, लेकिन बीजेपी देश के लिए राजनीति करती है। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने तो मोर्चा संभाला ही है।
इसके साथ ही सीएम योगी पार्टी की युवा इकाई में भी जोश भरने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री वाराणसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की इस प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ और इस दौरान भाजपाइयों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। मंच संभालते ही सीएम योगी ने 2 टूक मंत्र दिया कि पहले देश है फिर हम हैं। कोई वर्ग या भाषा देश से बड़ी नहीं हो सकती। हम सभी को मिलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करना होगा। दल से बड़ा देश, सब कुछ देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है फिर हम। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि सामाजिक ताने बाने को खत्म करने वाले आज फिर मुखौटे पहनकर देश को गुमराह कर रहे हैं। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए महापुरुषों का अपमान करते थे, वोट के लिए अब उनकी आरती उतार रहे हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, हमने सामाजिक एकता के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। वाराणसी में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मंत्र देकर सीएम योगी चंदौली के लिए रवाना हो गए, जहां सीएम योगी ने रामगढ़ में बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव और 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में सीएम योगी लगातार तीसरी बार शामिल हुए और बाबा कीनाराम को समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया। सीएम योगी ने कहा कि बाबा कीनाराम ने समाज के लिए काम किया और समाज की कुरीतियों से लड़े। अपनी साधना से मुगल आक्रांताओं को सबक सिखाया, क्योंकि संत और योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं कांग्रेस ने सीएम योगी के इस बयान पर पलटवार किया है। क्या कहा गया कांग्रेस की तरफ से, दिखाते हैं आपको। आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे की पार्टी में क्या चल रहा है वो सब आपको बताना बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम युवाओं के रोजगार की बात कर दें, जिस तरह से लगातार महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है उसकी बात कर दें। आखिर ये सब नहीं करेंगे। आपको पता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का पतन निश्चित है। बीजेपी आज से देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दूसरे वरिष्ठ नेता फिर से पार्टी की सदस्यता लेंगे। पीएम मोदी सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और सभी वरिष्ठ नेता मिस्ड कॉल से फिर से सदस्य बनेंगे। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र चौधरी और बाकी वरिष्ठ नेता कल पार्टी की सदस्यता लेंगे। बीजेपी ने सिर्फ यूपी में 3 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। और बात करते एक बड़ी खबर की। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। आरोप के आधार पर बुलडोजर कैसे चलाया जा सकता है, यह सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई आरोपी है, महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे ले सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि यह कानून के मुताबिक नहीं है, कानून के खिलाफ है। एसजी की तरफ से कहा गया, किसी को दोषी करार देने के बाद भी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर निर्देश जारी करेंगे, नोटिस करेंगे, सभी राज्यों को इस पर निर्देश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अब 17 सितंबर को इस मामले में सुनवाई करेगा। तो आज
याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है कि सिर्फ आरोप के आधार पर बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ये कानून के हिसाब से सही नहीं है, कानून के खिलाफ है और इसलिए संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और साथ ही साथ अब इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को फिर से होगी। सेबी केस में कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है, सेबी केस में सवाल उठाए हैं। देश में शतरंज का खेल चल रहा है, ये कहा है पवन खेड़ा ने। इस खेल में कई मोहरे हैं, पवन खेड़ा की तरफ से यह आरोप भी लगाया गया। से कई लोग शतरंज खेलना जानते होंगे। शतरंज में एक बोर्ड होता है, बोर्ड पे हम कुछ प्यादे रखते हैं, एक का नाम कर देते हैं बादशाह, एक को कहते हैं वजीर, घोड़ा, हाथी, होते ये सब मोहरे हैं। इनकी अपनी कोई ताकत नहीं होती, भले नाम बादशाह है वो बादशाह होता नहीं, भले रानी है वो रानी होती नहीं है। अगर रानी खुद तय कर ले कि मुझे मूव करना है, वो नहीं कर पाएगी। एक शतरंज का खेल चल रहा है इस देश में। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उन सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है जो उसके विस्तार के सपने को पूरा कर सके। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्साहित समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हरियाणा के बाद झारखंड का भी रुख कर रही है। क्या है पार्टी का आगे का प्लान, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है। तभी तो पार्टी उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब झारखंड का रुख कर रही है। इससे पहले जियालाल वर्मा को जम्मू कश्मीर समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। कश्मीर में काफी वक्त से सक्रिय रहे जियालाल वर्मा बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में आए हैं। समाजवादी पार्टी ने पुलवामा, सुपौल, किश्तवाड़, राजपुरा और अनंतनाग जैसी विधानसभा सीटों पर अपनी संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि इन सीटों में मुसलमानों के वोट बैंक के साथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों से भी उन्हें कुछ फायदा मिल सकता है। उधर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ कर लिया है। समाजवादी पार्टी पहले तो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी, बात न बनने पर अपने प्रत्याशी अकेले भी मैदान में उतार सकती है। इलेक्शन के लिए हमें कह रहे हैं तो हमने सोचा था कि 2, 4, 5 लोगों को चलो नाम के लिए हम इलेक्शन लड़वा देंगे, डिस्टेंस अपनी दिखाएंगे, हम नेशनल पार्टी बनना चाहते हैं। मगर अब लोगों का उत्साह देकर, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी में यकीन देकर हमें भी उत्साह आ रहा है और हमने 37 लोगों का नाम जो है वो क्वालिफाई किया है। दरअसल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बाद समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनावी राज्यों में कांग्रेस के साथ उनकी कुछ बात बन सकती है और उसके बदले में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उन्हें ज्यादा बढ़कर सीटें दे सकती है। समाजवादी पार्टी पूरे प्लान के तहत आगे बढ़ रही है। इसके पीछे पार्टी उन तमाम संभावनाओं पर विचार कर रही है जिससे उनकी पार्टी का न सिर्फ विस्तार हो बल्कि वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ भी आगे बढ़ सके। समाजवादी पार्टी अगर किसी भी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर वोट प्रतिशत बढ़ा पाने में कामयाब होती है तो उसके लिए राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता काफी आसान होगा। समाजवादी पार्टी की लोकसभा में और देश में इस समय बहुत सारे राष्ट्रीय दलों से ज़्यादा प्रेजेंस है। दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी की संख्या है, तो निश्चित तौर पे हमारे नेता कार्यकर्ताओं का मन है कि जैसी हमारी राजनीतिक ताकत मिली है उसके हिसाब से अन्य प्रदेशों में विस्तार किया जाए। उधर इसी प्लान के तहत समाजवादी पार्टी ने अपनी उपस्थिति झारखंड में दर्ज कराने के लिए भी तेजी से प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 10, हरियाणा में 10 और झारखंड में 6 सीटों की उम्मीद कांग्रेस से लगाई है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 मौजूदा विधायक भी हैं। खबर ये भी है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है।
लोकसभा चुनाव के बाद लगातार यह बात चर्चा में है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर अपने अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है और वो महाराष्ट्र और हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए या किसी भी दल के लिए अपने प्रभाव क्षेत्र का इस्तेमाल का विस्तार करना बहुत सहज और स्वाभाविक बात है। समाजवादी पार्टी आज से 20 साल पहले भी इस बारे में बहुत गंभीर प्रयास कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव तेजी से अन्य राज्यों का रुख इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी पार्टी का न सिर्फ विस्तार करना चाहते हैं बल्कि वो चाहते हैं कि लोगों के बीच उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। डिप्टी सीएम से मिला है एक डेलीगेशन। छात्रों के डेलीगेशन से मुलाकात की है केशव प्रसाद मौर्य ने। शिक्षक भर्ती को लेकर छात्रों से मुलाकात की है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर छात्र धरना दे रहे थे इस मामले को लेकर, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब छात्रों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, धरना दिया जा रहा था, जिसके बाद छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने सभी की बातों को सुना। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने वाराणसी में बीजेपी नेता श्यामदेव राय चौधरी से मुलाकात की। गोदौलिया स्थित उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं में करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई है। बता दें कि श्यामदेव राय चौधरी बीजेपी से 7 बार के विधायक रह चुके हैं। श्यामदेव चौधरी वाराणसी दक्षिणी से विधायक रहे हैं, लेकिन 2017 में बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया था। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ईडी के सामने पेश हुए हैं। कॉर्बेट पार्क के पाखरू में टाइगर सफारी बनाने के नाम पर काटे गए पेड़ के मामले में ईडी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के लिए हरक सिंह रावत को ईडी की तरफ से 2 नोटिस पहले ही भेजा जा चुका था। बता दें कि पाखरू रेंज में टाइगर सफारी बनाने के नाम पर हजारों पेड़ काटने और घोटाले का मामला है। ईडी ऑफिस में जाते हुए हरक सिंह रावत ने न्यूज़ 18 से बातचीत की है, वो भी देखिए। क्योंकि आज आपको ईडी ने बुलाया, 2 समन पहले भी गए थे, क्या कहेंगे सर? मैं जा रहा हूँ, बात करके फिर बताता हूँ मैं आपको। सर क्या लगता है कि क्योंकि आपको किस तरीके से ये लगता है सर? देखिए, ये क्योंकि राजनीतिक है और मैंने उत्तराखंड के एक अच्छे उद्देश्य के लिए पाखरू टाइगर सफारी बनाई और उत्तराखंड को रोजगार देने के लिए अच्छे उद्देश्य के लिए मैं ये काम हमेशा करता रहूंगा। सर ऐसा नहीं लग रहा कि क्योंकि केदारनाथ में आपका नाम जो जिस तरीके चल रहा है, फिर आपको इस टाइम ईडी ने एक बार फिर प्रेशर बना दिया? अब ये आप मालूम है सब राजनीतिक है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि हरक सिंह रावत ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। न्यूज़ 18 से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की कि कहीं उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक का एक शिकार बनाया जा रहा है और क्योंकि पाखरू टाइगर सफारी से ये पूरा मामला जुड़ा है, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अच्छा काम किया था उत्तराखंड के लिए, वो हमेशा करते रहेंगे। शुक्रवार को फर्जी रजिस्ट्री के मामले में ईडी ने देहरादून समेत देश के कई राज्यों में 17 लोकेशन पर छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी को 94.30 लाख रुपए की संपत्ति मिली थी, जिसे जब्त किया गया। इसके साथ ही फर्जी रजिस्ट्री के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत भी बरामद किए गए। आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी जाकर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कहा कि उत्तराखंड के लिए 2 सितंबर काला दिन था, जब उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पर षड्यंत्र के तहत गोली चलाई गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। वहीं सीएम ने कहा कि हम सब लोग मिलकर शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे और शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए अपना अपना योगदान देंगे। आज का दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि उत्तराखंड की नींव शहीदों ने, अपने इन बलिदानियों ने अपने खून से सींची है, तभी जाकर हमको उत्तराखंड मिला है। हमारी सरकार हमारे आंदोलनकारियों का, हमारे बलिदानियों के सपनों के उत्तराखंड के निर्माण के लिए अपने
विकल्प रहित संकल्प को संकल्प मानकर, प्राथमिकता मानकर निरंतर कार्य कर रही है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य निर्माण के इस अल्पकाल में हमारी प्रतिबद्धता के कारण आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इसी वर्ष नीति आयोग के द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों की रैंकिंग में, विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश की एक रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग में हमारा उत्तराखंड पूरे देश के राज्यों में पहले नंबर पर पहला स्थान आया है। ये गौरव हम सबको प्राप्त हुआ है और ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा की बात भी है। खबर देहरादून से है। यूसीसी रूलिंग बुक बनकर तैयार हो गई है। अब जल्द ही रूलिंग बुक को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाएगा। वहीं यूसीसी से संबंधित सभी पोर्टल का काम भी पूरा हो गया है। अब प्रदेश भर में अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सितंबर-अक्टूबर में ट्रेनिंग का काम पूरा हो जाएगा। और रूल मेकिंग के बाद जो संभवतः वो बिल्कुल आखिरी चरण में है या पूरा हो चुका होगा, उसके बाद हमारा ट्रेनिंग का पार्ट शुरू हो जाएगा। और ट्रेनिंग में क्योंकि आपके पास एक्ट आपका पास हो गया, राष्ट्रपति जी ने उसमें हस्ताक्षर कर दिए, हमारी विधानसभा ने उसको पास कर दिया, उसके बाद उसका रूल मेकिंग और आईटी का काम ज़्यादा है, क्योंकि कमेटी का ये मानना है और सरकार का भी ये मानना है कि विवाह का रजिस्ट्रेशन, तलाक का जो इन्फॉर्मेशन और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, ये सब बिल्कुल लोगों को उनके मोबाइल पे उपलब्ध होना चाहिए। बात करते एक बड़ी खबर की। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में 463 संदिग्ध मिले हैं, जिसके बाद भर्ती बोर्ड ने संदिग्धों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनके आधार कार्ड में दर्ज डेटा सरकारी डेटा से मेल नहीं खाता था। आधार कार्ड के अलावा दूसरे दस्तावेजों की जांच हो रही है। इनमें 100 से ज्यादा अभ्यर्थी दूसरे राज्यों के बताए जा रहे हैं। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का फिर से सत्यापन करवाया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर लिए गए हस्ताक्षर, बायोमेट्रिक से लिए गए फिंगरप्रिंट को परखा जाएगा। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है। 4 चरणों में इस परीक्षा को संपन्न करवाया गया, लेकिन अब ये बात सामने आ रही कि 463 संदिग्ध मिले हैं जिन्होंने गलत दस्तावेजों के आधार पर परीक्षा दी है, जिसके बाद अब इनकी जांच पड़ताल की जा रही है। आगे कुछ भी गलत पाए जाने पर इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। पीलीभीत में एसएसबी के जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बीमार पड़े एसएसबी के 13 जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें 11 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इन लोगों ने कैंप में खाना खाया था, जिसके बाद ये फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे। इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एसएसबी के जवान हैं जो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। बीमार पड़े 13 जवानों को फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। इन 13 जवानों में 11 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। इन लोगों ने कैंप में खाना खाया था और खाना खाने के बाद ही सभी फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे।